हेलो बच्चों, मैं चंदन विश्वकर्मा आज आप लोगों को टेंथ चैप्टर का सेकेंड पार्ट्स को पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि बच्चों हमने आपको कल ही बतला दिया था कि टेंथ कोई एक छोटा अध्याय नहीं है जिसे कि हम एक ही दिन में समेट सकें, इसलिए हमने इसको कई भागों में डिवाइड कर रखा है। कल फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने टेंस की डिफिनीशन और उसके काइंड्स का परिचय पढ़ा था। आज हम लोग उसके काइंड्स की पहचान पढ़ेंगे और एक सेंटेंस में जितने वर्ड आए होते हैं उन सभी वर्ड्स की पहचान करेंगे कि वे वर्ड सेंटेंस में किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम अपना चैप्टर शुरू किया जाए। बच्चों, सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हमें सभी टेंस की पहचान पढ़नी है और उसके बाद हमें उस सेंटेंस में आए हुए सभी शब्दों की पहचानना है कि वे शब्द किस प्रकार का काम कर रहे हैं अथवा किस प्रकार के कार्य को करने के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं। तो बच्चों देखिए, टेंस कुल मिलाकर के तो 12 होते हैं, लेकिन काइंड्स ऑफ टेंस में केवल 3 ही टेंस होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। और इन तीनों ही टेंस के 4 उपभाग होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रेजेंट टेंस के भी ये 4 उपभाग होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 उपभाग होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 उपभाग होंगे। तो बच्चों अब कुल मिलाकर के टेंस कितने हो जाते हैं? 12 टेंस, जिनका अध्ययन हमें करना रहता है। तो बच्चों चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है? इन सभी टेंस की पहचान। हालांकि जब ट्रांसलेशन स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पर जो टेंस आएगा उसकी पहचान फिर वहां पे बतलाई जाएगी, लेकिन यहां पर केवल एक बार में सभी चीजों का पहचान हो जाए, इसलिए इसे आप एक बार देख लीजिए। बच्चों टेंस की पहचान के लिए हमें फार्मूले का अनुसरण करते हैं। टेंस में बच्चों फार्मूला अप्लाई होता है था और गा। अर्थात बच्चों प्रेजेंट टेंस के लिए है शब्द निर्धारित है और पास्ट टेंस के लिए था शब्द निर्धारित है तथा फ्यूचर टेंस के लिए का शब्द निर्धारित है। इसके अलावा बच्चों जो सब पार्ट्स हैं उनको भी एक फार्मूले में बांध दिया गया है। जैसे सब पार्ट्स का फार्मूला है ता रहा और चुका रहा। तो बच्चों सब पार्ट्स का फार्मूला है ता रहा और चुका रहा। इसमें बच्चों ता इंडेफिनिट टेंस के लिए निर्धारित है, रहा कंटीन्यूअस टेंस के लिए निर्धारित है तथा चुका परफेक्ट टेंस के लिए निर्धारित है बच्चों। इसके अलावा लास्ट है
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसके लिए निर्धारित है रहा प्लस स्टार्टिंग टाइम भी आया हुआ रहता है। तो बच्चों ये आपके पूरे टेंस की कंप्लीट पहचान हुई। हमें इसको लागू कैसे करना है बच्चों? सबसे पहले जो सेंटेंस दिया जाए उसमें बच्चों सेंटेंस को आप पढ़ेंगे और सेंटेंस में पीछे की तरफ से पहचान को करेंगे। सबसे पहले पहचान करेंगे आप यहां इसका और उसके बाद पहचान करेंगे इस भाग का। जैसे बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम यहां पे लिख रहे हैं आपके सामने। जैसे बच्चों पहला एग्जाम्पल है गीता एक मधुर गीत गा रही है। और दूसरा एग्जाम्पल बच्चों माली पौधों को पानी दे चुका है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों कुछ बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। और बच्चों राम अपने बड़ों का सम्मान करता है। श्याम प्रतिदिन स्कूल जाता था। कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। आज हम लोग इन एग्जाम्पल्स में टेंस की पहचान को पढ़ेंगे और टेंस की पहचान के बाद इस सेंटेंस में आए हुए सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करेंगे कि वे वर्ड इस सेंटेंस में किस प्रकार के काम को करने के लिए यूज किए गए हैं। जैसे बच्चों हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, गीता एक मधुर गीत गा रही है। बच्चों हमने अभी आपको बतलाया टेंस की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले भाग को पहचानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इस भाग को पहचानेंगे और उसके बाद हम इस भाग की पहचान करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है
गीता एक मधुर गीत गा रही है। इसमें बच्चों पीछे की तरफ से पहचान करिए, बिल्कुल लास्ट से बच्चों पहला शब्द आया हुआ है। तो इसकी पहचान हम इस वाले कॉलम में करेंगे। तो है यहां पर किसके लिए निर्धारित है? प्रेजेंट टेंस के लिए। इसका अर्थ यह है कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। और अब हम इसके बाद वाले वर्ड अर्थात इसको हम इस दूसरे वाले कॉलम में पहचानेंगे यहां से। तो अब यहां पर दूसरा वर्ड आया हुआ है रही। यहां पर इस वर्ड से संबंधित है। तो यह वर्ड कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज किया गया है। इसका अर्थ यह है प्रेजेंट टेंस के लिए और रही कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो बच्चों यह वाक्य किस टेंस में होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। यह वाक्य बच्चों किस टेंस में होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम इस दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है माली पौधों को पानी दे चुका है। माली पौधों को पानी दे चुका है। तो इसका लास्ट वाला पार्ट ये रहा बच्चों। अब बिल्कुल लास्ट से जब हम पहचान कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या पाते हैं? लास्ट में आया है। तो है के लिए बच्चों प्रेजेंट टेंस निर्धारित है। फिर और इसके पहले आ जाइए, ये रहा चुका। तो चुका के लिए परफेक्ट टेंस निर्धारित है। इसका मतलब बच्चों इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब बच्चों इस वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। अब इस सेंटेंस की बात की जाए, कुछ बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, कुछ बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें बच्चों लास्ट से पहचान करिए यहां से। तो बिल्कुल अंतिम भाग से पहला वाला वर्ड क्या आया हुआ है। तो है निर्धारित करता है प्रेजेंट टेंस को और उसके ठीक पहले आया हुआ है रहा। तो रहा निर्धारित करता है कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसका मतलब इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए बच्चों, यह वर्ड इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग टाइम। बच्चों स्टार्टिंग टाइम क्या होता है? जब किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है तो वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो कार्य को प्रारंभ करने वाले समय को निर्धारित करता है, उसी समय को हम स्टार्टिंग टाइम कहते हैं। जैसे बच्चों इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना कब से शुरू कर रहे हैं? सुबह से शुरू कर रहे हैं।
तो यही सुबह से हो जाएगा स्टार्टिंग टाइम। और जब स्टार्टिंग टाइम आ जा गया तब हम उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं कहते बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते। तो बच्चों एक बार इसे फिर से समझिए। यह वर्ड है निर्धारित कर रहा है प्रेजेंट टेंस को, और रहा तथा यह स्टार्टिंग टाइम निर्धारित कर रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। अब बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें पहचान किया जाए तो यह एग्जाम्पल है, राम अपने बड़ों का सम्मान करता है। यहां पीछे की तरफ से पहचान करें तो पीछे की तरफ से पहला वर्ड है तो इन्हीं की तरह है निर्धारित करता है प्रेजेंट टेंस को, और उसके बाद वाला यह वर्ड ता निर्धारित करता है इंडेफिनिट टेंस को। तो इसका मतलब है निर्धारित कर रहा है प्रेजेंट टेंस, ता निर्धारित कर रहा है इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब बच्चों यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यह वाक्य बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इस एग्जाम्पल की बात की जाए, श्याम प्रतिदिन स्कूल जाता था। तो बच्चों इस वाक्य को पीछे की तरफ से पहचान करें। पहला वर्ड है पीछे की ओर से था, तो बच्चों इसकी पहचान हम यहां पर करेंगे। था पास्ट टेंस के लिए निर्धारित है, तो इसका मतलब इस वाक्य में ये पास्ट टेंस के लिए हो गया। अब इससे पहले आ जाइए, ये हो गया ता। तो ता बच्चों किसको निर्धारित कर रहा है? इंडेफिनिट टेंस को। तो यह वाक्य किस टेंस का हो जाएगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसके लिए हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इस एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। इस वाक्य में भी हम इन्हीं की तरह पीछे से ही पहचान करेंगे। तो पीछे से पहला वर्ड है थे। थे बच्चों किस टेंस के लिए यूज हुआ है? पास्ट टेंस। और थे से ठीक पहले वाला वर्ड है रहा, या रहा निर्धारित कर रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। इस वाक्य में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों यहां तक हमने आपको टेंस की पहचान बतलाया। अब इसके बाद से इतनों को समझ करके आप अपनी किताब में जो एग्जाम्पल दिए गए हों उन एग्जाम्पल्स में आप लोग खुद पहचान करेंगे, और जिस किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में जरूर बताएंगे। तो बच्चों यहां तक हमारा पहली अध्ययन क्लियर हो चुका है। अब हमें पढ़ना है इस वाक्य में जो वर्ड यूज हुए हैं वे वर्ड किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वे वर्ड किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक किसी भी प्रकार के सेंटेंस में
सबसे पहले हम उसके टेंस को पहचानते हैं, उसके ठीक बाद बच्चों मेन वर्ब को पहचानते हैं, उसके ठीक बाद बच्चों मेन वर्ब को पहचानते हैं, उसके बाद बच्चों हम सब्जेक्ट की पहचान करते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद बच्चों ऑब्जेक्ट की पहचान, और लास्ट होता है बच्चों अदर वर्ड की पहचान करते हैं। तो बच्चों सेंटेंस कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, हम हमेशा उसमें इन पहचान को जरूर करेंगे, क्योंकि बिना इनके पहचान के हम किसी भी सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको पहचानना मस्ट होता है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या पहचानेंगे? टेंस। और टेंस की ही पहचान बच्चों हम लोग अभी कर रहे थे, टेंस की ही पहचान हम लोग अभी कर रहे थे। इसके बाद आता है बच्चों मेन वर्ब। बच्चों मेन वर्ब को हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं, और यह मुख्य क्रिया होता क्या है? सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड है वही एक्शन वर्ड मेन वर्ब कहलाता है। एक्शन वर्ड का मतलब बच्चों वह शब्द जिससे किसी भी कार्य का करना या कार्य का होना पाया जा रहा है, उसी वर्ड को हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे बच्चों इस एग्जाम्पल को ले लीजिए फिर से एक बार। गीता एक मधुर गीत गा रही है, तो इसमें बच्चों टेंस की पहचान तो यहां से हो ही चुकी है। अब इसमें देखिए कौन सा काम हो रहा है? गीता एक मधुर गीत गा रही है, इसमें बच्चों गीता कौन सा काम कर रही है? गीता इसमें गाने का काम कर रही है, तो यही गाना हो जाएगा मेन वर्ब। यही बच्चों गाना हो जाएगा मेन वर्ब। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में हम मेन वर्ब को पहचानेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों माली पौधों को पानी दे चुका है, तो माली कौन सा काम कर चुका है? पानी देने का काम कर चुका है। तो यहां पर बच्चों पानी देना, पानी देना क्या हो जाएगा बच्चों? मेन वर्ब हो जाएगा। अच्छा, पानी देना भी मेन वर्ब होता है बच्चों, और केवल देना भी मेन वर्ब होता है। इस एग्जाम्पल को बच्चों जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो वहां पर और डिटेल में कर देंगे। पानी देना मेन वर्ब होता है, किंतु केवल ये जो वर्ड देना आया हुआ है यह भी मेन वर्ब होता है। अगर हम देने को मेन वर्ब बना देंगे तो पानी फिर यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिलहाल जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो वहां पर इस एग्जाम्पल को और डिटेल में कर देंगे। उसके बाद बच्चों इस एग्जाम्पल में देखिए कुछ बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चों कुछ बच्चे सुबह से कौन सा काम कर रहे हैं? आपको आंसर मिलेगा इस सेंटेंस में कौन सा काम कर रहे हैं?
खेलने का कार्य कर रहे हैं, तो यही खेलना हो जाएगा मेन वर्ब। यहां तक बच्चों मेन वर्ब क्लियर हो चुका है। अब आप लोग खुद अपने पास से इस एग्जाम्पल्स में मेन वर्ब की पहचान करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्रिएट होगा उसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिर यहां पर बच्चों मेन वर्ब के बाद हम लोग पहचानते हैं सब्जेक्ट। बच्चों सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या होता है बच्चों? कर्ता वह व्यक्ति होता है जो इस कार्य को कर रहा होता है। सब्जेक्ट वह पर्सन होता है, वह व्यक्ति होता है जो इस वाक्य में आए हुए कार्य को कर रहा है। जैसे यहां पहला एग्जाम्पल है, गीता एक मधुर गीत गा रही है। तो बच्चों इसमें गाना तो मेन वर्ब हो गया और मेन वर्ब ही तो होने वाला कार्य या किया जाने वाला कार्य होता है। तो बच्चों यहां पर देखिए ये गीत कौन गा रहा है? तो आप बच्चों जवाब पाओगे गीत गीता गा रही है। तो गीता क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी। गीता क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। अब इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए, माली पौधों को पानी दे चुका है। माली पौधों को पानी दे चुका है। तो कौन पानी दे चुका है? माली दे चुका है। तो माली क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार से बच्चों कुछ बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? सुबह से क्रिकेट कौन खेल रहा है? आप आंसर पाएंगे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो यही कुछ बच्चे कहलाएगा सब्जेक्ट। अब यहां से बच्चों क्लियर देख लीजिए, सब्जेक्ट की पहचान हम लोगों ने वहां पर कर लिया है, लेकिन कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। रूल्स का मतलब सब्जेक्ट का कार्य हमेशा हो करता है और इसे हम पहचानते हैं मेन वर्ब से पहले कौन या किसने शब्द लगाकर। सब्जेक्ट का कार्य कौन हु करता है और हु का मतलब होता है कौन या किसने। जब हम मेन वर्ब से ठीक पहले कौन या किसने ऐड करके एक प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न का जो आंसर हमें मिलेगा वही आंसर सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे बच्चों एक बार इस एग्जाम्पल को फिर से देख लीजिए, गीता एक मधुर गीत गा रही है। इस सेंटेंस में रही है टेंस हो गया और गाना मेन वर्ब हो गया। तो गाने से पहले कौन या किसने वर्ड जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए बच्चों, कौन गा रही है? आंसर हमें मिलेगा गीता गा रही है। तो गीता क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बच्चों हम पहचान करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? थिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्वेश्चन वर्ड व्हाट। इसका मतलब बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक वस्तु का नाम होगा और मेन वर्ब से ठीक पहले
व्हाट क्या जोड़ने पर ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक सेंटेंस में कई जगह वस्तु के नाम आए होते हैं, लेकिन हम उन सभी वस्तुओं को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि केवल उस वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे जो मेन वर्ब से ठीक पहले क्या शब्द जोड़ने पर मिलेगा। जैसे बच्चों, गीता एक मधुर गीत गा रही है। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने वर्ड की पहचान होती जा रही है उनको हम औरों की पहचान करते समय जोड़ते हुए भी चलेंगे। तो इस समय गीता की पहचान हो चुकी है एज अ सब्जेक्ट, और गाने की पहचान हो चुकी है मेन वर्ब के रूप में। तो मेन वर्ब से ठीक पहले क्या जोड़ दीजिए, गीता क्या गा रही है। इसका आंसर हमें मिलेगा एक मधुर गीत गा रही है। गीता क्या गा रही है, एक मधुर गीत गा रही है। तो एक मधुर गीत हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह कोई जरूरी नहीं होता बच्चों कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए ही हों। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकते। जब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट आया है तो यह भी आवश्यक नहीं है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही आए हों। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक आया हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों ही आए हों। इसलिए आपको उनकी पहचान करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो अब इस एग्जाम्पल को देखिए, माली पौधों को पानी दे चुका है। माली पौधों को पानी दे चुका है। तो इस सेंटेंस में माली हो गया सब्जेक्ट और पानी देना हो गया मेन वर्ब। इस मेन वर्ब से पहले हमें क्या जोड़ना है, तो माली क्या दे चुका है। क्या कोई आंसर इस सेंटेंस में है? नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है बच्चों। अब यहां पर देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? Persons expressing words are called indirect objects, and it is introduced by the question word whom. इसका मतलब बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्यक्ति का नाम ही होगा, और मेन वर्ब से ठीक पहले हूं किसे और किसने रखने पर ही प्राप्त होगा, पहचाना जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, माली पौधों को पानी दे चुका है। तो माली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब हमने पहचान किया था तो हमने क्या पाया था? माली क्या पानी दे चुका है। क्या कोई आंसर मिला था बच्चों? नहीं मिला था। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था। अब यहां से देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माली किसे पानी दे चुका है या किसको पानी दे चुका है। तो बच्चों हमें आंसर में क्या मिल रहा है? पौधों को। हमें आंसर में क्या मिल रहा है? पौधों को। तो ये पौधे हो जाएगा बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आ रही हो। हमने कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन का नाम ही होता है। पर्सन के नाम का तात्पर्य बच्चों सजीव से होता है। पर्सन के नाम का मतलब बच्चों सजीव से होता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पौधों है, ये कोई पर्सन का नाम तो नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे सजीव माना जाता है। तो इसलिए इसको हम बिल्कुल पूरी तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल बच्चों, कुछ बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें आपने पहचान किया है कुछ बच्चे एज अ सब्जेक्ट रहे हैं एज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस एंड खेलना एज मेन वर्ब। तो जितनों की पहचान हो गई है उनको हम हमेशा अपने साथ जोड़ते हुए चलेंगे। तो अब मेन वर्ब से पहले क्या लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए। तो मेन वर्ब है खेलना, खेलने से पहले क्या लगा दीजिए? कुछ बच्चे क्या खेल रहे हैं? तो हमें बच्चों आंसर मिलेगा कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यही क्रिकेट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जितने वर्ड बच जाते हैं वे सब के सभी वर्ड अदर वर्ड कहलाते हैं। वे अदर वर्ड कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहां से बच्चों और हम ले रहे हैं। श्याम प्रतिदिन स्कूल जाता था। इसमें टेंस की पहचान हो चुकी है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? श्याम। अब बच्चों मेन वर्ब है जाना, जाने से पहले क्या जोड़ दीजिए? जो वस्तु का नाम आंसर में मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो बेटा बच्चों ऐड करिए, श्याम क्या जाता था। क्या हमें किसी भी प्रकार का कोई आंसर मिल रहा है? नहीं। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब अगर बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है, हो सकता हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों पर्सन का नाम होगा और मेन वर्ब से पहले whom, किसे, किससे या किसको जोड़ने पर ही मिलेगा। तो मेन वर्ब से पहले जोड़िए, श्याम किसे जाता था या किसको जाता था। क्या कोई आंसर मिल रहा बच्चों? नहीं मिल रहा। इसका मतलब इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब दोनों ही ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक हमने पहचान किया। जो हमें मिला वह सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं मिला ना। और इसके अलावा अभी भी दो वर्ड, पहला वर्ड प्रतिदिन और सेकंड वर्ड स्कूल, ये अभी बच गए हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहचान के बाद जितने वर्ड बच जाते हैं वे सभी वर्ड अदर वर्ड कहलाते हैं। वे सभी वर्ड बच्चों अदर वर्ड कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस में प्रतिदिन और स्कूल क्या कहलाएगा? अदर वर्ड।
तो बच्चों आज के इस सेकेंड पार्ट में हमें इतना ही सीखना था। हमें टेंस की पहचान सीखना था और एक सेंटेंस में आए हुए जितने वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का कार्य सीखना था कि वे सेंटेंस में किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग इसके बाद अपना प्रयास प्रैक्टिस करिएगा और जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्रिएट होगी उससे आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अब थर्ड पार्ट कल आप लोगों को हम देंगे। ठीक बच्चों।